Hello friends, I am Mukesh George from English Study Platform. Today we study a poem in English for the students of class 9th. This is the poem of Beehive book. The name of the poem is The Duck and the Kangaroo, composed by Edward Lear. So, without wasting our time, let's see the poem. First of all, we see the summary in Hindi. यह प्रस्तुत कविता बतख और कंगारू से यह निवेदन करती है कि वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर इस सुंदर विश्व की यात्रा पर ले चले। कंगारू ने उसकी विनती को उसके शब्दों की मिठास तथा नम्रता के कारण स्वीकार कर लिया। इसके बाद कंगारू ने बतख से उसके भीगे तथा ठंडे पैरों के विषय में कहा। इस पर बतख ने 4 जोड़ी ऊनी जुराबे तथा एक लंबा सा लबादा कोट खरीदा जिससे वो अपने आप को ढक सके। इसके अलावा उसने कंगारू को आश्वस्त किया कि वह सिगार का भी सेवन करेगी जिससे उसकी शरीर गर्म रहेगी। इस प्रकार कंगारू ने बतख को अपनी पूंछ के ऊपर बिठा लिया तथा वह दोनों विश्व भ्रमण की आनंददायक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पूरे विश्व का 3 बार चक्कर लगाया तथा पूरे आनंद का अनुभव किया। अब देखते हैं स्टैंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Good gracious इसका मीन्स होता है सम्मान की बात। हॉप इसका मीन्स कूदना। बोर मीन्स की उब जाना। नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी मीन्स होता है बेकार सा, मनहूस या आनंद जिसमें ना आता हो, अनप्लीजेंट। और पॉन्ड मीन्स तालाब। बियॉन्ड मतलब होता है किसी चीज़ से परे। अब देखते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, तब डक ने कंगारू से कहा। गुड ग्रेसियस कितने सम्मान की बात है, हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम कूदते हो, कैसे कूदते हो। ओवर द फील्ड्स खेतों पर, जमीन पर, मैदान पर। एंड वाटर टू और पानी पर। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप और ऐसा लगता है जैसे तुम कभी रुकने वाले नहीं हो। फिर से देखते हैं। कंगारू को बतख कहती है, कितने सम्मान की बात है, तुम मैदान और जल पर कैसे उछलते हो जैसे कि तुम कभी रुकने वाले नहीं हो। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नस्टी पॉन्ड, और मेरा जो जीवन है इस मनहूस से तालाब में, मेरा जो जीवन है वो अरुचिकर है। यहाँ बिल्कुल मुझे आनंद नहीं आता, मैं ऊब जाती हूँ। एंड I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you. और मेरी यही इच्छा है कि मैं इस संसार से या इस दुनिया में जाऊं, काश मैं तुम्हारे समान कूद सकती। Said the duck to the kangaroo. डक ने कंगारू से कहा। एक बार पूरा देख लेते हैं। बतख ने कंगारू से कहा, कितने सम्मान की बात है कि तुम मैदान और जल पर कैसे उछलते हो जैसे कि तुम कभी रुकने वाले नहीं हो। और मैं इस मनहूस से तालाब में रह करके मेरा जो जीवन है बिल्कुल अरुचिकर हो गया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं इससे परे, मीन्स कि इस तालाब से परे बाहर की दुनिया संसार में जाऊं। काश मैं तुम्हारे समान कूद सकती, काश मैं तुम्हारे तरीके से कूद सकती तो मैं भी इस दुनिया की सैर कर पाती। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। आई वुड सिट
क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बो ली over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Ride इसका मीन्स होता है सवारी करना, स्टिल मतलब चुपचाप बिना हिले डुले, क्वैक बतख की आवाज़ होती है, क्वैक क्वैक। डी इंग्लैंड में एक नदी है, नदी का नाम है, ये रिवर है। जेली बो ली एक झील का नाम है। अब देखते हैं, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। बतख जो है कंगारू से फिर कहती है, कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी करने दो, मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ। सेड द डक टू द कंगारू। बतख ने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बैठूंगी क्वाइट स्टिल बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले, एंड से नथिंग बट क्वेक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और मैं सारे दिन सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मीन्स कि अपनी आवाज़ निकालूंगी और उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। एंड वी हैड गो टू द डी, और हम डी नदी पर जाएंगे। एंड द जेली बो ली, और जेली बो ली झील पर जाएंगे। ओवर द लैंड हम ज़मीन पर जाएंगे। एंड ओवर द सी, और हम समुद्र पर जाएंगे, मीन्स कि वहाँ की यात्रा करेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ या मुझे अपनी सवारी बिठाओ बनाओ। ओ डू सेड द डक टू द कंगारू। ये कहकर ये डक ने फिर कंगारू से कहा। पूरा देखते हैं। बतख ने कंगारू से कहा कि कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर सवारी दो, मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ, मैं बिल्कुल बिना हिले डुले चुपचाप बैठी रहूंगी और सारा दिन सिर्फ काँ काँ करूंगी, मीन्स कि अपनी ही आवाज़ निकालूंगी और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और हम डी नदी पर जाएंगे, साथ साथ जेली बोली झील पर भी जाएंगे। हम ज़मीन और समुद्र की यात्रा करेंगे, कृपया करके मुझे सवारी कराओ, प्लीज़ मुझे सवारी कराओ। यह बात डक ने कंगारू से कही। नेक्स्ट देखते हैं। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. रिक्वायर्स इसका मीन्स होता है ज़रूरत, आवश्यकता। नीड, रिफ्लेक्शन इसका मीन्स होता है सोचना, विचारना, थिंकिंग। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मीन्स होता है परेशानी, बाधा। अनप्लीजेंटली मीन्स कि ऐसी चीज़ जो भयानक रूप से हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना आए। वेट मीन्स होता है गीला। प्रोबेबली लगभग। रूमैटिस इसका मीन्स होता है ठंडी या सर्दी, विंटर। देखते हैं। जब वो रिक्वेस्ट कर रही थी तब उसके रिप्लाई में कंगारू जो है वो कहता है, डक से बोलता है, सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने बतख से कहा। देखते हैं। दिस रिक्वायर्स जो तुम्हारा प्रस्ताव है, सम लिटिल रिफ्लेक्शन उस पर थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। परहैप्स शायद, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद मेरे लिए ये सौभाग्य की बात हो, अगर मैं तुमको सवारी कराऊं तो शायद ये मेरे सौभाग्य की बात हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सवारी कराऊं, इससे पहले मुझे एक परेशानी नज़र आती है। वो परेशानी क्या है? विच इज़ इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम्हें बुरा ना लगे और स्पष्ट रूप से फिर मुझे तुम बोलने की अनुमति दो तो मैं तुम्हें बताऊं कि वो परेशानी क्या है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं वो बुरी तरीके से वो गीले हैं और वो ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, और जिसकी वजह से मुझे ठंड लग सकती है, मुझे
समस्या हो सकती है, मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। सेड द कंगारू, यह बात कंगारू ने डक से कही। पूरा देखते हैं। कंगारू ने बतख से कहा कि जो तुम्हारा प्रस्ताव है वो सोच विचार करने की आवश्यकता है, और यदि मैं तुमको अपने ऊपर बिठा करके तुम्हारी सवारी कराता हूँ तो वो शायद मेरे सौभाग्य की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाऊँ या तुम्हारी सवारी कराऊँ तो मुझे एक समस्या नज़र आ रही है, और वो समस्या ये है कि यदि तुम कुछ ना कहो, मीन्स कि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम मुझे अनुमति दो तो मैं वो समस्या तुम्हारे सामने रखूं। और समस्या ये है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बुरी तरीके से वो गीले हैं और वो ठंडे हैं, और उसकी वजह से शायद मुझे ठंड लग जाए, और जिसकी वजह से मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। ये बात कंगारू ने कही। इसके जवाब में फिर देखते हैं क्या बोलता है वो। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought our pairs of worsted socks, which fit my bare feet neatly, and to fit out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, and to follow my own dear true love of a कंगारू। मीनिंग देखते हैं सबसे पहले इसकी। रॉक्स, इसका मीन्स होता है क्लिप्स, चट्टाने। वर्स्टेड, वर्स्टेड मीन्स होता है ऊन की बनी हुई, वुलन। सॉक्स, मोजे। वेब फीट, जो बतख के पैर होते हैं वो आपस में, उनके जो पंजे होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। नीटली, बिल्कुल साफ सुथरे। क्लॉक मीन्स होता कोट होता है, एक लबादा होता है जिसे चोंगा भी बोलते हैं हम, लंबा आकार का होता है, पूरी बॉडी को वो कवर कर लेता है। देखते हैं इसको। सेड द कंगारू, जब वो बात उसने बताई कि अगर मैं तुमको सवारी कराऊंगा तो एक परेशानी सी नज़र आ रही है, जो तुम्हारे पैर ठंडे हैं, तो उसके रिप्लाई में डक ने उससे कहा, बतख ने उससे बोला, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जब मैं चट्टान पर बैठी थी तो आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तब मैंने इस विषय में सोचा था, उस पर विचार किया था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted सॉक, और मैंने बढ़िया ऊनी जो हैं उलन के बने हुए 4 जोड़े सॉक्स खरीद लिए हैं। विच फिट माई बेब फीट नीटली, और जो मेरे पैरों में बिल्कुल पूरी तरीके से फिट आ जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंडी को दूर भगाने के लिए मैंने एक क्लॉक भी खरीद रखा है, एक चोगा भी खरीद रखा है, एक लबादा भी खरीद रखा है। एंड एवरी डे अ सिगार आइल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और मैं अपने प्रिय कंगारू के सच्चे प्रेम के लिए मैं प्रतिदिन एक सिगार भी पीती रहूँगी, जिससे हमारा शरीर गर्म रहेगा। इसको भी देखते हैं पूरा। जब बात आती है परेशानी की तो उसके रिप्लाई में बतख बताती है उससे कि जब मैं चट्टान पर बैठी थी तो मैंने इस विषय पर पूरी तरीके से सोच विचार किया, और निष्कर्ष में मैंने उसके लिए एक बढ़िया सा ऊनी 4 जोड़े जुराबे खरीद ली हैं, मोजे खरीद लिए हैं, जो कि मेरे पैरों में बिल्कुल पूरी तरीके से वो फिट आ जाएंगे। और सर्दी को भगाने के लिए हमने एक लबादा भी खरीद रखा है, और साथ ही मेरे प्रिय कंगारू को या उसके प्रेम को किसी प्रकार का हर्ट ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए मैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए मैं उसके लिए प्रतिदिन एक सिगार भी पीती रहूँगी, जिससे हमारी शरीर गर्म रहेगी और कंगारू को या हमारे प्रिय कंगारू को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लास्ट में देखते हैं। सेड द कंगारू आई एम रेडी, ऑल इन मूनलाइट फेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं इसकी।
मूनलाइट, चांदनी सी या चांदनी की रात में, प्रकाश में उसके। पेल मीन्स होता है पीला या सुनहरे कलर का। बैलेंस संतुलन। स्टडी मीन्स मजबूती से पकड़ करके। टेल मतलब पूंछ। एट द एंड बिल्कुल अंतिम जगह पर, जैसे ये बना है। सर तक कंगारू, तब कंगारू जो है वो उसे बताता है या आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट वेल, सुनहरी चांदनी से, प्रकाश में, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन डियर डक, प्रिय बतख, तुम्हें मजबूती से पकड़ करके बैठना होगा और मेरा बैलेंस बनाए रखना है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और तुम्हें मेरी पूंछ के बिल्कुल अंतिम सिरे पर बैठना है। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड, और इस प्रकार से वो उछलते हुए, छलांग भरते हुए वो रवाना हो गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा की, 3 बार उसका चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी हो हु एज द डक एंड द कंगारू, बतख और कंगारू से बढ़कर कौन प्रसन्न हो सकता है। पूरा देखते हैं इसको। कंगारू ने फिर कहा कि मैं तैयार हूँ इस सुनहरी चांदनी प्रकाश में, प्रिय बतख, तुम्हें मजबूती से पकड़ करके बैठना है और मेरा संतुलन बनाए रखना है, और तुम्हें मेरी पूंछ के बिल्कुल अंतिम सिरे पर बैठना है। इस प्रकार से जब वो बैठ गया तो उछलते और छलांग भरते हुए वो लोग रवाना होकर के पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बतख और कंगारू से बढ़कर कौन है। इस कविता का जो सार है, ठीक, यह मीन्स कि द डक एंड द कंगारू, इस नामक कविता से हमें ये मिलता है कि हम दूसरों से किसी भी प्रकार का कठिन काम करवा सकते हैं यदि हमारे अंदर माधुर्य, नम्रता तथा आज्ञा पालन जैसे गुण हो। अब हम लोग कुछ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले बात आती है पोएम में राइमिंग स्कीम की, तो राइमिंग स्कीम देखते हैं हम लोग। चलते हैं सबसे पहले स्टेंजा पर। यहाँ राइमिंग स्कीम ढूंढते हैं हम लोग। पहला वर्ड है यहाँ पे कंगारू, कंगारू के लिए हम ए लिखेंगे। दूसरा है हॉप, इसके लिए यहाँ पर हम बी लिखेंगे, ये कंगारू से राइम नहीं कर रहा है। दूसरा है टू, कंगारू, लास्ट का जो ना ऊ निकल रहा है, यहाँ पर ए। दूसरा है स्टॉप, हॉप से राइम कर रहा है, ये हो गया बी। नेक्स्ट है पॉन्ड और बियॉन्ड, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, ये अलग हो गए इन दोनों से, सी, ये भी सी। नेक्स्ट है यू और कंगारू, यू लास्ट में यू आ रहा है, कंगारू में भी यू आ रहा है, तो यहाँ पर ए, दोनों में ए। इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी सी सी ए ए। सेकेंड स्टेंजा में भी देख लेते हैं राइमिंग स्कीम को। बैक, सबसे पहले ए लिखेंगे हम। कंगारू, ये मैं इससे राइम नहीं कर रहा है, इसके लिए भी बी। बैक और क्वेक राइम कर रहे हैं दूसरे से, ए। थ्रू, कंगारू, ये मैच राइम कर रहा है, यहाँ पर बी। ली और सी आपस में सी सी हो गया इसके लिए। डू, कंगारू, ये भी कंगारू के साथ और थ्रू के साथ राइम कर रहा है, इसके लिए बी और बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी बी बी। थर्ड में देखते हैं डक, डक के लिए हम लिखेंगे ए। रिफ्लेक्शन, इसके लिए लिखेंगे हम बी। लक, डक और लक आपस में राइम कर रहे हैं, यहाँ पर
ए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन, ये रिफ्लेक्शन से राइम कर रहा है। बी बोल्ड कोल्ड, ये आपस में राइम कर रहे हैं, इन दोनों के लिए सी रू और कंगारू ये अलग हो जा रहे हैं, तो इसके लिए डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो बनती है ए बी सी डी, और यही चौथे और पांचवें स्टेंजा में भी फॉलो किया गया है। मीन्स कि लास्ट के तीनों जो स्टेंजा हैं, स्टेंजा नंबर 3, 4 एंड 5, इनकी राइमिंग स्कीम सेम है। नेक्स्ट देखते लेते हैं इसमें एक और पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले स्टेंजा को ही देखते हैं, अलिट्रेशन है यहाँ पर। अलिट्रेशन देखते हैं, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप पे। अलिट्रेशन जो होता है द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। मीन्स कि कॉन्सोनेंट साउंड देने वाले जो शब्दों की जो आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक जब पास पास रखे जाते हैं तो वहाँ पर अलिट्रेशन होता है। यहाँ पर गुड और ग्रेसियस दोनों वर्ड की जो शुरुआत हुई है जी से हुई है, और जी जो है कॉन्सोनेंट है। दूसरे में देखते हैं हाउ यू हॉप पे, तो हाउ की शुरुआत जो है एच से हुई है, हॉप की भी एस से हुई है, दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेंजा में जो बाकी के बच रहे हैं उसमें भी आप सर्च करेंगे अलिट्रेशन को। एक यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, वो स्टेंजा नंबर 4 में है, उसको हम देख लेते हैं। 3 एंड 4 पे देखते हैं। यहाँ पर एंड टू कीप एंड एवरी डे, मीन्स कि इन दोनों लाइन की जो शुरुआत हुई है एंड से हुई है। अब बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइस की यहाँ पर। तो जब व्हेन द सेम वर्ड, जब एक ही वर्ड इज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन, 2 या 2 से अधिक लाइनों की जो शुरुआत होती है और एक ही शब्द से होती है, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की जाती है उसे हम एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों लाइन की जो शुरुआत हुई है एंड से हुई है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ किया गया है। इस तरीके से एनाफोरा का यूज़ स्टेंजा नंबर 5 में भी किया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी एंड इन दोनों लाइन की जो शुरुआत हुई है वो एंड से हुई है। पर ध्यान रखना एंड जैसे आया है, जो वर्ड जो है दोनों की लाइन जो है बिल्कुल बगल बगल, मीन्स कि उसके जस्ट नीचे ही होनी चाहिए, तब वहाँ पर एनाफोरा का यूज होता है। So with this we have read the poem and I have explained it to you, and we have understood difficult words used in it. Thank you for watching this video. I hope it was useful to you, and for more such video please subscribe to our channel English Study Platform. Thank you.